हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पेट का जो पीवाईक्यूज़ है वो सॉल्व कर रहे थे और पेट के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने के क्रम में ये हमारी चौथी वीडियोज़ है। और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हर बार हम लोग इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं और जहाँ से भी क्वेश्चन बन पाते हैं उन सभी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी हम हर एक सेट में 10 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, छोटा वीडियो रहे और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा समस्या ना आए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान का पहला राज्य जहाँ वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है नागौर जिले में लागू किया गया था। और ये एक ऐसी व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जमीनी स्तर पे कह सकते हैं, बहुत ही जो सबसे नीचे का लेवल होता है वहां तक हम लोग लोकतंत्र को स्थापित करना, एक तरीके से कह सकते हैं लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, मतलब जो भारत सरकार उस समय थी। इस समय क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और भी क्वेश्चन बन ही सकते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे जो कोटा ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, ये एक औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर है। हालांकि ये भी राजस्थान का ही है और शैक्षणिक शहर भी इसे माना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए इसमें शैक्षणिक शहर और औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोटा। जोधपुर ये एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है, ऐतिहासिक नगर माना जाता है, ये बाबू याद रखना है। ठीक है ना, और यहाँ पे सिरोही जिला का कोई विशेष मतलब नहीं है, हालांकि ये भी राजस्थान का ही एक मुख्य जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस थे सभी के बारे में हमने बता दिया, सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ये किस समिति के तहत आया था, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कौन सी समिति याद रखना है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, यानी बलवंत राय के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति के जरिए ये बताया गया कि वास्तव में अगर हम लोग जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था ही है। ठीक है ना, इसको हम लोग 3 स्तर पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो था ये ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा ये मतलब ग्राम स्तर पे, और दूसरा ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा जो था ये था आपका क्षेत्रीय स्तर, हम लोग मान सकते हैं क्षेत्र स्तर। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक और तीसरा जिला परिषद की हम लोग बात कर लें। ठीक है ना, जिला परिषद या फिर जिला स्तर। ठीक है ना, 3 स्तर पे ये थे। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ये बिल्कुल ग्राम यानी गांव का जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो हो जाता है, और दूसरा जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पंचायत परिषद इसे बोल सकते हैं, या क्षेत्रीय परिषद, पंचायत परिषद या फिर क्षेत्रीय परिषद भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, तो मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो क्वेश्चंस बना था, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और भी जो बनने लायक थे वो हमने आपको बता दिया ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब इसके अलावा दूसरी जगह पे कहाँ पे, मतलब इस पहला तो राजस्थान में हो गया, इसके अलावा दूसरा किस राज्य में स्थापित किया गया था पंचायती राज सभा? तो ये जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, चूंकि ये संशोधन करके बनाया गया था तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा वो संशोधन था जिसके तहत इसको स्थापित किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 था। ठीक है ना, 73वां, अरे गड़बड़ लिख दिए क्या, 173 लिख दिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको स्थापित किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद बता दीजिएगा, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया
तो अनुच्छेद आप बता देंगे 243। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जितने भी फैक्ट हो सकते थे हमने आपको बता दिया। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो राजस्थान में स्थापित की गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से संशोधन के जरिए, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 नहीं लिखे थे का 1992। ठीक है, यहां से बन सकता है। तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी समिति के तहत, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। चौथा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जिला में, तो नौगढ़ जिला में। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यहाँ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है, इतनी बातें में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा विजया बैंक। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, बाकी देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था, एक 1969 में और दूसरा जो है 1980 में। ठीक है, 2 चरण में। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक 1969 69 और एक 1980। ठीक है ना, तो 1980 में जो थे केवल और केवल 8 बैंकों, 8 या 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें से प्रथम में विजया बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये नहीं हुआ था, मतलब विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बाकी ये जो देना बैंक है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी का राष्ट्रीयकरण हो गया था। एक चीज मैं और बता दूं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए जब विजया बैंक का उस समय राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो आज वर्तमान समय में किसके अंतर्गत है, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक संशोधन आया था। ठीक है, और संशोधन के तहत इन सभी को क्या कर दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बहुत से बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। कब? बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कब आया था भाई, ये आया था 2019 में। ठीक है, 2019 में। तो 2019 से जो विजया बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित 2 चरण थे, दोनों चरण के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, देना बैंक जो था 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण। उसके बाद है आपका केनरा बैंक, केनरा बैंक का भी 1969 में, ये इसको छोड़ करके बाकी सभी हुए थे। ठीक है ना, इसको छोड़ करके बाकी सभी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक है ना, और एक तरीके से पहला वाणिज्यिक बैंक इसको माना गया, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक माना गया। ठीक है, तो मुझे लगता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड इतने फैक्ट हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उतना जितना जरूरी था उतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, 1969 में वो जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वही राष्ट्रीयकरण ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ठीक है, तो सदस्यों का नामांकन बिल्कुल ये सेम होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव बिल्कुल होता है, सदस्यता का कार्यकाल ये भी सेम है। महाभियोग की शक्ति का प्रयोग जो विधान परिषद है ये प्रयोग नहीं कर सकती है। विधान परिषद महाभियोग की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, बाकी सभी काम सेम होते हैं। मैं बता दूं कि जो राज्यसभा होता है, ठीक है, ये उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन। ठीक है, इसे उच्च सदन कहते हैं और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन। ठीक है, अस्थाई सदन। ठीक है, क्लियर है, अस्थाई सदन या उच्च सदन। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है महाभियोग लाया जा सकता है, मतलब इसके जो सदस्य होते हैं ये लोग महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये एक तरीके से अस्थाई होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का, और हर 2 साल पे 2/3 सदस्य निवृत्त कर दिए जाते हैं, मतलब सेवा से हटा दिए जाते हैं, इनकी सदस्यता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं कि जो राष्ट्रपति होता है ये सदस्यों को नॉमिनेट करता है। ठीक है ना, नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। कौन कौन से सदस्यों को नॉमिनेट करता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो बाबू, राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन होते हैं, दो एंग्लो इंडियन को, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को अभी मैं बताऊंगा एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। और दूसरी बात कि 10 जो विशेष क्षेत्र के
एक तरीके से महारत हासिल किए होते हैं। विशेष क्षेत्र कौन कौन से, तो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में मान लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया हो, और उसके बाद कोई कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है, कोई साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है ना, कोई खेलकूद यानी कि स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है। टोटल कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें से 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं और बाकी 10 जो है किसी न किसी विशेष क्षेत्र से होते हैं। अब बात आती है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो जो भारत से प्यार करते थे या फिर भारत की संस्कृति से प्रभावित थे उस समय जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके जा रहे थे। तो जो भारत की संस्कृति से प्रभावित थे, जो भारत में रहना चाहते थे, उनको भारत में रख लिया गया और एंग्लो इंडियन के नाम से वो लोग जाने गए। और इनको भी कहीं ना कहीं अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था में मौका दे दिया गया कि भाई आप लोग भी चलो कुछ न कुछ शासन प्रशासन का व्यवस्था संभालो, ठीक है। तो एक तरीके से ये रिजर्वेशन होता है और ये राष्ट्रपति के पास पावर्स होता है ताकि ये इनको नॉमिनेट कर सके, ठीक है। बाकी सदस्यों का नामांकन अगर देखा जाए तो सेम होता है, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो है चुनाव भी सेम ही होता है और कार्यकाल भी लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से विधान परिषद से भी 1/6 सदस्य 1/6 ये जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं, विधान परिषद में भी राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल 1/6 सदस्य को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का कार्य जो होता है राज्यसभा के सदस्य करते हैं, बट जो विधान परिषद होता है इसके सदस्य इसमें काम नहीं कर, मतलब इसमें भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी अप्रत्यक्ष चुनाव इनका होता ही है, इसके बारे में आपको बता दिए। बाकी और कुछ हमें नहीं लग रहा कि इसमें बताने लायक है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये जो विधान परिषद होता है इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है, और संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के नहीं, संसद के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 169 में ये दिया हुआ है कि ये इनको मतलब जो संसद होता है, संसद विधान परिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से कोई क्वेश्चंस आपके बनने वाले नहीं। महाभियोग की शक्ति क्या होती है, महाभियोग बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति भी लगाया जाता है, ठीक है। जज जो होते हैं, जजों के प्रति भी लगाया जाता है महाभियोग। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके प्रति भी महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लो। महाभियोग एक प्रकार का शक्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए, अपने पद और गरिमा की महत्व को न ध्यान देते हुए अगर कुछ ऐसे काम करता है जो देशद्रोह के समान हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो क्या बांस का पेड़ इलाज करता है, नहीं। बांस का पेड़ तो एक तरीके का घास होता है भाई, ये घास होता है, इससे कागज वगैरह बनाए जाते हैं और भी विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। सिनकोना का पेड़ जो होता है, यस, इसके द्वारा आपने सुना होगा कुनैन नामक दवा बनती है। कुनैन नामक दवा जो होती है मलेरिया को सही करने में काम आती है, मलेरिया बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो कुनैन नामक दवा जिसे हम लोग क्विनिन भी बोलते हैं, क्विनिन, ठीक है ना, इंग्लिश में क्विनिन बोलते हैं और हिंदी में कुनैन, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो कुनैन होता है ना, पहली प्रभावी दवा है। किसकी पहली प्रभावी दवा है, तो ये जो है मलेरिया की पहली प्रभावी दवा मानी जाती है, ठीक है। बाकी जो नीलगिरी का पेड़ है, नीलगिरी का पेड़ बेसिकली ये एक नीलगिरी का पहाड़ है, वहाँ पे पाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा नीलगिरी पहाड़ के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये जिकंगो पेड़ है, ये चीन में पाया जाता है, चीन में, ठीक है ना। और इस पेड़ का प्रयोग बेसिकली ये लोग करते हैं खाने पीने के लिए, इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये स्मृति यानी कि याददाश्त बढ़ाने में ये काम आता है, और एक तरीके से लोगों को स्वस्थ रखने में भी काम आता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पे दार्जिलिंग बेसिकली यहाँ पे चाय वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखना है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और भी कोई क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक फैक्ट और पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। देखिए ये जो सिनकोना का वृक्ष है खास करके एंडीज पर्वत, आपने नाम सुना होगा एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम, या फिर हम यूँ कहें कि पहली बार वहीं पे पाया गया था, और भारत में इसकी खेती भी होती है। एक बात याद रखिएगा कि भारत में कुनैन की खेती भी होती है। भारत में खेती किसकी खेती होती है? कुनैन की खेती होती है। ठीक है, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। बाकी अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि कुनैन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में। याद रखना है कि 17वीं शताब्दी में पहली बार कुनैन का प्रयोग हुआ था। और आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो ये भी क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर हम लोग इसको कुनैन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लें तो क्या हो सकता है? तो भाई देखिए इसका साइड इफेक्ट होता है सिर दर्द। ठीक है, सिर दर्द होना, उल्टी होना और भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो सिनकोना का वृक्ष है, सिनकोना का पेड़ है, उससे रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। ये देखो नीलगिरी का पेड़ होता है ना, बेसिकली ये नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है, दार्जिलिंग वगैरह में, और यहाँ से तेल निकाला जाता है। ये सर्दी जुकाम के लिए प्रभावी दवा होती है, ऐसा माना जाता है। सर्दी जुकाम के लिए प्रभावी दवा, सर्दी जुकाम के लिए ये दवा प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण बेसिकली एक तरीके से तारों का टिमटिमाना कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं तारों के चमकने का? तारों का टिमटिमाना। तो देखो भाई, क्या धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, या फिर बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा, या तारों का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, या फिर पानी के बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण होगा? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तारों के प्रकाश से वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। अच्छा देखो होता क्या है, तारों का चमकना बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं ट्विंकल, यानी कि टिमटिमाना। क्या बोलते हैं हम लोग? टिमटिमाना। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है? अच्छा, टिमटिमाने का मतलब कि वो तारा जो होता है वो बुझता जलता है क्या? ऐसा नहीं है। टिमटिमाने का मतलब ये होता है कि हमारी जो नज़रें होती हैं, हमारी जो आंखें होती हैं, नज़र जो होती है ना, जैसे हम लोग देख पाते हैं, तो जहाँ पे तारा होता है, तारा से और जो हमारी आंख है इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब एक तरीके से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और बीच में कई प्रकार के, जैसे वायुमंडल के लिए भी लेयर होते हैं और भी अंतरिक्ष के विभिन्न प्रकार के लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इतने दूरी पर वो होता है कि बहुत सी डेंसिटीज़, और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर होते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से तारा कभी बुझता और कभी जलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अपवर्तन के कारण ही जो तारा होता है वो टिमटिमाता है। ठीक है ना। धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन के कारण जो है बेसिकली जो आसमान होता है, आसमान, ये प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। आसमान जो होता है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताइए ये जो आसमान है नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है। बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तो इसके द्वारा भी जो होता है नीला दिखाई देता है। बादल का प्रकाश का परिवर्तन है ना बादलों द्वारा, तो ये धनुष, इंद्रधनुष बनाने का काम करता है। आपने जो देखा होगा जो 7 कलर होते हैं ना, बेसिकली 7 कलर लाइट में, तो 7 कलर यहाँ पे प्रभावी होते हैं, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। हम लोग इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, या फिर हम इसे इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। पानी के बूंदों द्वारा प्रकाश का जो परिक्षेपण होता है, ये भी क्या कहलाता है? एक तरीके से इंद्रधनुष बनाने का काम करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उनकी वजह से ये क्रिया प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या अपनाया गया है? जो है DPESP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये इसको अपनाए जाने के पीछे कारण क्या था? इसके अपनाए जाने के पीछे कारण कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य बनाना। और ऐसा माना जाता है कि आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या ये जस्टिएबल होता है क्या?
तो आप बताएंगे कि नहीं, ये जस्टिएबल नहीं होता है, ये वाद योग्य नहीं होता है, जस्टिएबल नहीं होता है, ये नॉन जस्टिएबल होता है, नॉन जस्टिएबल होता है। नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या कि आप इसके खिलाफ, मतलब अगर इसका पालन सरकार नहीं करती है तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का निर्देश है। क्या है? निर्देश है जो सरकार को दी गई है। किसको दी गई है बाबू? सरकार को दी गई है। क्यों दी गई है सरकार को निर्देश? इसलिए कि वो कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सके, कल्याणकारी राज्य बना सके। ठीक है, तो ये जस्टिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सरकार इसके तहत किसी भी प्रकार का योजना, देखो एक बात मैं बता दूं कि इसके तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आई जाती हैं और उन योजनाओं का प्रभाव ये होता है कि जो लोग इकोनॉमिक रूप से वीक होते हैं उन योजनाओं का लाभ उठा करके इकोनॉमिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और समान होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये गवर्नमेंट्स को एक ऑर्डर मात्र दिया गया है, एक निर्देश दिया गया है जो संविधान बनाने वाले लोग थे या फिर संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने दिया है, एक तरीके से संविधान के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर सरकार इसका पालन नहीं करती है तो फिर आप किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब कौन सी चीज के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, फंडामेंटल राइट्स, इसका अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाद्य योग्य ये है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये जो है वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसी को तो लागू करने के लिए जो इंदिरा गांधी थी, इसी को लागू करने के लिए जो है उसने कहा कि अगर मुझे फंडामेंटल राइट्स में भी किसी भी प्रकार का संशोधन करना पड़े तो मैं संशोधन करूंगी, लेकिन डीपीएसपी को लागू जरूर करूंगी। ठीक है, और उन्होंने संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार एक समय पे ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा करके क्या बना दिया गया? इसको हटा करके एक तरीके से कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और इसकी कहानी खत्म कर दी गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए यूक्रेन से क्या लिया गया? तो यूक्रेन देखिए भारत के बाद एक तरीके से बना है, इससे कुछ लिया हुआ नहीं गया। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था जो देखा जा रहा है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था जो भारत में है, जो केंद्र राज्य संबंध है, इसको लिया गया है। ठीक है ना। यूएसए से क्या लिया गया है भाई? यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है ना। और जो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन भी लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनराविलोकन तो इसको लिया गया है जो यूएसए है, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी होंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ इससे रिलेटेड कि जो अनुच्छेद 39 है, जो कि एक तरीके से डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, इसके तहत ये कहा गया है कि जो मेल और फीमेल होते हैं एक ही प्रकार के सेम कार्य कर रहे हैं तो आप इसको सेम कार्य के लिए सेम सैलरी देंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे कि वो महिला है या फिर पुरुष है। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। इसका पालन हो ना हो तो इसको हम लोग डीपीएसपी को कहीं किसी भी प्रकार से कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिएबल है। ठीक है ना, जस्टिएबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती केस के तहत जब ये केस आया, इसी के तहत ये बता दिया गया कि जो डीपीएसपी है वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी का ही एक भाग है। बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए कि किस केस में ये कहा गया था कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी का पार्ट है।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, केशवानंद भारती, ठीक है ना, केशवानंद भारती, ठीक है। ये वाला केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य है, याद रखिएगा, केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य का ये केस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो क्या 101वां संविधान 2019, 100वां संविधान 2019, या फिर 104वां संविधान 2019, या फिर 107वां संविधान 2019। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 104वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है ना, 104वां संविधान संशोधन 2019। और फिर इसको 2020 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 2020 में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया था, तो देखिए अनुच्छेद 334 में ये चीज़ दिया गया था। अच्छा, क्या दिया गया था अनुच्छेद 334 में? अनुच्छेद 334 के तहत जो यहाँ पे एंग्लो इंडियन है ना, इनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी, इनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी, सीटें आरक्षित की गई थी। लेकिन 2019 में इसको अधिनियम के द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटा दिया गया और 2020 में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, एक बात और है, 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है संशोधन के मामले में, संशोधन के मामले में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, एक तो ये आपातकाल के दौरान संशोधन लाया गया था, ठीक है, और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन हो गया, बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन। इसी समय 1976 में इसी समय जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, उसको भी लाया गया था, जिसको 51A में रखा गया, ठीक है, 51A में रखा गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो मिनी संविधान है 1976 में जो लाया गया था, इसके तहत अच्छा, इसमें मूल चीज़ क्या थी? मूल चीज़ जो आपका समाजवाद था, समाजवाद नामक शब्द, धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द, और भी अखंडता नामक शब्द जो है, अखंडता नामक शब्द जो है इसमें यूज किया गया था, ठीक है ना, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि हमारे एक तरीके से जो उद्देश्य या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रस्तावना जो था, ठीक है ना, इसमें रख लिया गया इसको। और उस दिन से भारत एक तरीके से समाजवाद को भी महत्व देने लगा। अखंडता यानी कि भारत अखंड है, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। और इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई, धर्मनिरपेक्ष, और कहा गया कि भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अब किसी भी प्रकार से किसी एक धर्म को भारत ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। बात समझ में आ गई? तो ये सब कुछ उसी टाइम से है। बाकी मुझे लगता है कि 42वां संविधान संशोधन से अदर कोई क्वेश्चन वैसा बनने लायक नहीं दिख रहे, ठीक है। तो चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या सूरज की रोशनी है? ये कभी घटेगी? कभी नहीं घटेगी। क्या वन है? ये इसको सोचना है भाई। क्या वायु है? ये तो कभी नहीं घटने वाला है। क्या पानी है? ये भी नहीं घटने वाला है। तो क्या घट सकता है? सही आंसर हो जाएगा आपका वन। वन बहुत तेजी से घट रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि करने के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं, उद्योग के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं, घर बनाने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, सब काम के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, और वन बहुत तेजी से गिर रहा है। मतलब इतना तेजी से वन गिर रहा है कि मैं आपको बता दूं कि एक साल में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर, मतलब हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन जो है काट लिए जा रहे हैं। केवल इन सभी कारणों से 10 मिलियन हेक्टेयर वन काट लिए जा रहे हैं, ठीक है। और वन भारत के लिए भी बहुत जरूरी है, फिर पूरा विश्व के लिए आवश्यक है। विश्व के लिए आवश्यक है वन, ठीक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का लगभग 26% 25 से 26% ऑक्सीजन जो है वन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही देते हैं, प्रॉपर ये सब देते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए वन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और वन को नहीं काटा जाना चाहिए, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो वन है, वन एक तरीके से भारत के जो राज्य हैं,
देखिए भारत में वर्तमान समय में वन कितना है, तो भारत में वर्तमान समय में वन जो है 21% है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये 2021 का डाटा है, ठीक है, 2021, कहीं कहीं 2024 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये घटता बढ़ता रहता है, ये प्रॉपर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, भारत में जो वन है ये 21% है, लेकिन होना कितना चाहिए, 33%, ठीक है। अब वन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वन से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए वनों के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका एमपी। एमपी वनों के मामले में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अदर क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। एक बात याद रखिएगा कि कम से कम 24 से 25% ऑक्सीजन देता है, पूरा मतलब पूरे वन मिला करके देते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जैव विविधता के अंतर्गत, जैव विविधता मतलब जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव हैं। लगभग 80% जो जीव है ना वो जंगलों में अभी भी निवास कर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा खतरा है, खास करके प्रकृति पे हम लोग एक तरीके से खतरा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मुझे लग रहा है कि मैंने बता दिया। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार का नामांकन केंद्र PIC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैसे फैक्ट है नहीं, कुछ वैसे क्वेश्चंस है नहीं, तो चलिए छोड़िए इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 75 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती में उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि फैक्ट कैसे हैं, और किसी भी प्रकार के संशोधन करने की बात होगी तो जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।